इतिहास हमें पूरा सच नहीं बताता, वो सिर्फ वही दिखाता है जो समझाना आसान हो, क्योंकि अगर पूरा सच सामने आ गया तो ये मानना पड़ेगा कि हजारों साल पहले के भी इंसान हमसे कम नहीं थे। पिरामिड, कैलाश मंदिर, बाल बेक, ये किसी चमत्कार की कहानी नहीं है। ये उस तकनीकी ज्ञान के ठोस सबूत हैं जिसकी आज हमारे पास कोई साफ और एक जैसी व्याख्या नहीं है। किताबें जलाई गईं, लाइब्रेरियां उजाड़ दी गईं, भाषाएं धीरे धीरे गायब हो गईं और ज्ञान को प्रिमिटिव कहकर दबा दिया गया। आज इस वीडियो में न कहानियां होंगी न कल्पनाएं, सिर्फ वो चीजें होंगी जिनके सामने इतिहास भी खामोश हो जाता है। नंबर 1, एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस। जरा एक पल के लिए वो तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए। रेगिस्तान की तपती रेत, न कोई क्रेन, न कोई मशीन, न बिजली, और उसी वीरान जमीन पर खड़े हो जाते हैं ऐसे पिरामिड जिनकी ज्यामिति आज के सुपर कंप्यूटर भी बिना गलती के दोहराने में हिचकिचाते हैं। हमें बचपन से यही सिखाया गया कि हजारों साल पहले इंसान बेहद पिछड़ा हुआ था, लेकिन अगर इंसान सच में इतना ही पिछड़ा था तो फिर मिस्र के पिरामिड इतने परफेक्ट कोणों और सटीक माप के साथ कैसे बनाए गए? 70-80 टन वजन वाले पत्थर जिन्हें आज उठाने के लिए मल्टी एक्सल क्रेन्स चाहिए, वो बिना किसी आधुनिक मशीन के ऊपर तक कैसे पहुंचाए गए? और ये रहस्य सिर्फ मिस्र तक सीमित नहीं है। पेरू का माचू पिच्चू, जहां पत्थर ऐसे फिट किए गए हैं कि उनके बीच ब्लेड भी नहीं घुस सकता। भारत का कैलाश मंदिर, एक पूरा का पूरा मंदिर जो पहाड़ को ऊपर से नीचे काट कर बनाया गया, बिना किसी ड्राइंग या ब्लूप्रिंट के। लेबनान का बाल बेक, जहां 1000 टन से भी ज्यादा वजन वाले पत्थर आज भी वैज्ञानिकों के लिए सवाल बने हुए हैं कि उन्हें हिलाया कैसे गया। आधुनिक इंजीनियर इन संरचनाओं को देखकर सिर पकड़ लेते हैं, क्योंकि आज हमारे पास मशीनें हैं, कंप्यूटर हैं, लेजर मापने के उपकरण हैं। फिर भी ऐसी परफेक्शन दोहराना आसान नहीं। लेकिन इतिहास की किताबें इस पूरे रहस्य को बस एक लाइन में निपटा देती हैं। सरल औजारों से निर्माण किया गया। कोई नहीं बताता कि वो औजार कैसे काम करते थे। कोई नहीं समझाता कि इतनी उन्नत गणना, ज्यामिति और स्ट्रक्चरल नॉलेज उस दौर में आया कहां से। तो सवाल ये नहीं है कि प्राचीन लोग क्या बना पाए, सवाल ये है कि उन्हें वो ज्ञान मिला कैसे और फिर वो ज्ञान गायब कहां हो गया। क्या वाकई औजार सरल थे या फिर इतिहास का वो अध्याय जो इंसानी सभ्यता की असली ऊंचाई दिखाता था, उसे जानबूझकर छोटा कर दिया गया। नंबर 2, डिस्ट्रॉयड लाइब्रेरीज एंड लॉस्ट नॉलेज। एक शहर जहां सवाल पूछना अपराध नहीं था, एक जगह जहां सोचने पर रोक नहीं थी, और एक इमारत जो सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि इंसानी भविष्य से भरी हुई थी। यही थी अलेक्जेंड्रिया की महान लाइब्रेरी। इतिहास इसे एक साधारण पुस्तकालय कह देता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। यहाँ सिर्फ कहानियां या दर्शन नहीं रखे गए थे, यहाँ गणित के ऐसे सूत्र थे जिनसे ब्रह्मांड को समझा जा सकता था। खगोल शास्त्र की वो जानकारी थी जिससे तारों की चाल और समय की गणना की जाती थी। चिकित्सा के ऐसे ग्रंथ थे जो आज की आधुनिक सर्जरी की नींव बन सकते थे। कई इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ भविष्य से जुड़े कैलकुलेशन तक मौजूद थे। समुद्रों की धाराएं, मौसम के चक्र और शायद वो ज्ञान भी जो इंसान को प्रकृति के साथ लड़ने के बजाय उसे समझना सिखाता। और फिर एक दिन सब कुछ खामोशी में झलकर राख हो गया। कहा जाता है अगर अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी नष्ट नहीं होती तो इंसानी सभ्यता आज से कम 1000 साल आगे होती। हम डार्क एज में नहीं जाते, विज्ञान को दोबारा खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन असली सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर यह तय किया गया था कि कुछ ज्ञान आम इंसानों तक नहीं पहुंचना चाहिए? क्योंकि अजीब बात यह है कि अलेक्जेंड्रिया अकेली नहीं थी। नालंदा, तक्षशिला, पर्सिया और माया सभ्यता की लाइब्रेरिया, हर जगह वही कहानी दोहराई जाती है। आग लगती है, आक्रमण होता है और किताबें गायब हो जाती हैं। तो क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर इतिहास से बार बार वही चीज मिटाई गई जो इंसान को सवाल पूछने और सच तक पहुंचने की ताकत देती थी? शायद ज्ञान खोया नहीं, उसे जानबूझकर हमसे छुपा दिया गया। नंबर 3, लॉस्ट लैंग्वेजेस। एक समय था जब पत्थर बोलते थे। मुद्राएं सिर्फ व्यापार नहीं बताती थीं, बल्कि सोच और नियम भी समझाती थीं। और चिन्ह सिर्फ निशान नहीं थे, वो पूरे समाज की आवाज हुआ करते थे। आज वही आवाजें खामोश हैं। सिंधु घाटी की लिपि हजारों मोहरों पर खुदी हुई,
लेकिन एक भी पंक्ति आज तक सही तरह से पढ़ी नहीं जा सकी। लीनियर ए यूरोप की एक उन्नत सभ्यता की भाषा जो अचानक इतिहास से फिसल गई। रोंगो ईस्टर आइलैंड की लकड़ी की पट्टिकाएं जिन पर लिखा ज्ञान अब सिर्फ आकृतियों में कैद है। ये भाषाएं किसी एक व्यक्ति की नहीं थीं। पूरा समाज इन्हीं में सोचता था, इन्हीं में नियम बनते थे और इन्हीं में ज्ञान आगे बढ़ता था। जब कोई भाषा मरती है तो सिर्फ शब्द नहीं खोते, उसके साथ गणना की पद्धतियां, प्रकृति को समझने के तरीके, चिकित्सा का अनुभव और सामाजिक संतुलन भी खो जाता है। सभ्यता का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो जाता है। आज इतिहास की किताबें बस एक वाक्य लिखकर आगे बढ़ जाती हैं, अब तक पढ़ी नहीं जा सकी। लेकिन सच ये है कि इन लिपियों के साथ वो दृष्टि भी चली गई जिससे प्राचीन लोग दुनिया को देखते थे। हम उनके शहर देख सकते हैं, उनके औजार पकड़ सकते हैं, उनकी मूर्तियां समझ सकते हैं, लेकिन उनकी सोच अब भी पत्थरों में बंद है। और शायद यही कारण है कि इतिहास हमें इमारतें दिखाता है, लेकिन उन इमारतों के पीछे का असली ज्ञान नहीं। नंबर 4, एंशिएंट टाइम मेजरिंग सिस्टम। आज हम समय को घड़ी में देखते हैं, सेकंड, मिनट और तारीख, सब कुछ डिजिटल स्क्रीन पर चलता है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इंसान आसमान देखकर समय पढ़ लिया करता था। स्टोनहेंज पत्थरों का एक घेरा नहीं था, यह सूरज की पहली किरण से बताता था कि साल का सबसे लंबा दिन कब है। हर पत्थर इस तरह रखा गया था कि सूर्य ठीक उसी जगह से उगे जहां गणना कहती थी। माया कैलेंडर को डरावनी भविष्यवाणी बनाकर दिखाया गया। असल में यह ग्रहों की चाल, ऋतुओं के चक्र और समय के लंबे गणित को समझने का एक सिस्टम था। हजारों साल बाद भी इसकी गणनाएं खगोलीय घटनाओं से मेल खाती हैं। और भारतीय ज्योतिष यह सिर्फ भविष्य बताने का तरीका नहीं था, यह सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति पर आधारित एक पूरा टाइम मैनेजमेंट साइंस था। सब कुछ इतनी सटीकता से तय किया जाता था कि आज भी पंचांग उसी आधार पर चलते हैं। इन सभ्यताओं के लिए समय कोई अमूर्त चीज नहीं था। समय को देखा जाता था, मापा जाता था और समझा जाता था। फिर भी इतिहास की किताबें इन्हें एक ही शब्द में समेट देती हैं, अनुष्ठान स्थल। जबकि सच्चाई ये है कि ये जगहें इंसान और ब्रह्मांड के बीच बने सबसे पुराने संवाद केंद्र थे, जहां घड़ी नहीं थी लेकिन समय पूरी तरह नियंत्रण में था। नंबर 5, एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस। आज हम तारों को देखने के लिए टेलीस्कोप उठाते हैं, सैटेलाइट से नक्शे बनाते हैं और कंप्यूटर से ब्रह्मांड को समझते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इंसान बिना किसी मशीन के सिर्फ आंखों, गणना और स्मृति के सहारे आसमान पढ़ लिया करता था। मेसोपोटामिया के लोग ग्रहों की चाल लिखते थे। उन्होंने आकाश को हिस्सों में बांटा, नक्षत्र बनाए और समय को तारों से जोड़ा। उनकी लिखी गोलियां आज भी बताती हैं कि ग्रहों की गति पर नियमित रिकॉर्ड रखा जाता था। माया सभ्यता के लिए शुक्र ग्रह सिर्फ एक तारा नहीं था, उसका उदय और अस्त पूरे साम्राज्य की गतिविधियों को तय करता था। युद्ध, अनुष्ठान और फसल, सब कुछ ग्रहों की स्थिति के अनुसार होता था। मिस्र में पिरामिड सिर्फ कब्रें नहीं थे, उनकी दिशा ऐसे तय की गई थी कि वे उत्तर तारे और खास नक्षत्रों से सीध में रहें। यह संयोग नहीं बल्कि लंबी खगोलीय निगरानी का परिणाम था। भारत में खगोल ज्ञान गणित से जुड़ा हुआ था। नक्षत्रों की सूची, ग्रहों की अवधि, सूर्य और चंद्रमा के चक्र, ये सब मौखिक परंपरा और ग्रंथों में संरक्षित किए गए। कई गणनाएं आज भी आधुनिक खगोल डेटा से मेल खाती हैं। इन सभ्यताओं ने आसमान को रहस्य नहीं बल्कि एक सिस्टम की तरह देखा। उन्होंने देखा कि ग्रह कैसे लौटते हैं, ऋतुएं कैसे बदलती हैं और समय कैसे घूमता है। ये ज्ञान सिर्फ पूजा के लिए नहीं था, यह कृषि, यात्रा, शासन और जीवन के संतुलन के लिए जरूरी था। फिर भी इतिहास अक्सर इसे एक शब्द में समेट देता है, आस्था। जबकि सच यह है कि प्राचीन सभ्यताओं ने आसमान को समझा था और उस समझ को जमीन पर जीवन से जोड़ दिया था। नंबर 6, द लॉस्ट साइंस ऑफ मैपलेस नेविगेशन। जरा सोचिए, चारों तरफ अनंत समंदर, न कोई नक्शा, न दिशा बताने वाला कंपास, न आसमान से निगरानी करते सैटेलाइट। फिर भी हजारों साल पहले इंसान खुले समुद्र में निकल पड़ता था और सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बल्कि पक्के ज्ञान के सहारे सही जगह तक पहुंच भी जाता था। पोलिनेशियन नाविकों के लिए समुद्र कोई खाली विस्तार नहीं था बल्कि एक जीवित मानचित्र था। रात के आसमान में हर तारे की एक तय जगह थी
और हर तारे का एक मतलब। वे जानते थे कि कौन सा तारा किस दिशा में उगता है, किस कोण पर चलता है और कब डूबता है। यही तारे उनके लिए चलता फिरता कंपास थे। लेकिन कहानी सिर्फ सितारों तक सीमित नहीं थी। दिन के समय वे समुद्र की लहरों को पढ़ते थे। कौन सी लहर दूर के तूफान से आ रही है, कौन सी किसी अदृश्य द्वीप से टकराकर लौट रही है। हवा की आवाज, उसकी नमी, उसकी ठंडक, इन सब से वे अंदाजा लगा लेते थे कि जमीन कितनी दूर है। कई बार पक्षियों की उड़ान, बादलों की बनावट और पानी के रंग में हल्का सा बदलाव भी उन्हें सही दिशा बता देता था। इस पूरी प्रक्रिया को पोलिनेशियन लोग स्टार कंपास कहते थे। एक ऐसा मानसिक मानचित्र जो कागज पर नहीं बल्कि दिमाग में बना होता था। ये ज्ञान किताबों में नहीं लिखा जाता था, पीढ़ी दर पीढ़ी यादों, अभ्यास और अनुभव के जरिए आगे बढ़ता था। एक छोटी सी गलती सैकड़ों किलोमीटर भटका सकती थी। इसीलिए ये कला साधारण नाविक नहीं बल्कि प्रशिक्षित नेविगेटर ही सीख पाते थे। आज हमारे पास जीपीएस है, डिजिटल मैप्स हैं, लेकिन प्रकृति को पढ़ने की वो संवेदनशील समझ लगभग खो चुकी है। शायद इसलिए ये सवाल और भी रहस्यमय लगता है। क्या हजारों साल पहले इंसान तकनीक से नहीं बल्कि प्रकृति से कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ था? और क्या आधुनिक दुनिया ने सुविधा के बदले ये असाधारण ज्ञान कहीं पीछे छोड़ दिया? नंबर 7, एंशिएंट सिस्टम्स ऑफ परमानेंट डेटा स्टोरेज। आज अगर आपकी एक हार्ड ड्राइव गिर जाए या क्लाउड अकाउंट बंद हो जाए तो सालों का डेटा एक पल में गायब हो सकता है। लेकिन जरा ये सोचिए, हजारों साल पहले, जब न बिजली थी, न सर्वर, न डिजिटल बैकअप, तब इंसान ने जानकारी को कैसे सुरक्षित रखा, वो भी सदियों के लिए। माया सभ्यता के कोडेक्स सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं थे। वे खगोल विज्ञान, कैलेंडर सिस्टम, ग्रहों की चाल, युद्धों और राजवंशों का पूरा डेटा अपने भीतर समेटे हुए थे। पेड़ की छाल से बने ये पन्ने ऐसे रंगों और स्याही से लिखे गए थे जो नमी और समय दोनों को झेल सकें। अफसोस की बात यह है कि आज हमारे पास इनके गिने चुने उदाहरण ही बचे हैं। बाकी इतिहास आग और अज्ञान में जल गया। भारत में ताड़पत्र सिर्फ लिखने के साधन नहीं थे, बल्कि एक सोच समझकर डिजाइन किए गए स्टोरेज सिस्टम थे। अक्षरों को स्याही से नहीं बल्कि नुकीले औजार से उकेरा जाता था ताकि समय के साथ मिटे नहीं। फिर उनमें तेल और हल्दी जैसी प्राकृतिक चीजें लगाई जाती थीं, जिससे कीड़े और नमी दूर रहें। आयुर्वेद, गणित, खगोल शास्त्र और दर्शन, पूरा ज्ञान इन्हीं ताड़पत्रों पर सुरक्षित रखा गया। और उससे भी पुराने हैं गुफा चित्र। पहली नजर में वे शिकार के दृश्य या धार्मिक प्रतीक लगते हैं, लेकिन असल में ये मानव इतिहास के सबसे पुराने डेटाबेस थे। कौन सा जानवर कहाँ मिलता है, किस मौसम में क्या होता है, कौन सी जगह सुरक्षित है, ये सारी जानकारियां प्रतीकों और चित्रों में छुपी होती थीं, ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें पढ़ सकें, समझ सकें। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये प्राचीन डेटा स्टोरेज सिस्टम आज भी मौजूद हैं, जबकि हमारी आधुनिक तकनीक कुछ दशकों में ही पुरानी हो जाती है। सवाल ये नहीं है कि प्राचीन लोग कम उन्नत थे, सवाल ये है कि क्या वे स्थायित्व और स्मृति की कीमत हमसे ज्यादा समझते थे। इतिहास की किताबें यहीं बंद हो जाती हैं, लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते, क्योंकि हमने जो आज देखा वो किसी एक सभ्यता की कहानी नहीं थी। ये उन टुकड़ों की झलक थी जो हमें याद दिलाते हैं कि इंसानी ज्ञान एक सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ा, बल्कि कई बार शिखर पर पहुंचकर अचानक अंधेरे में गिर गया। शायद प्राचीन लोग हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं थे, लेकिन वे प्रकृति को सुनना जानते थे, आसमान पढ़ना जानते थे और ज्ञान को इस तरह सहेजते थे कि वो हजारों साल बाद भी सवाल बनकर हमारे सामने खड़ा रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ।